मैं पहले क्या करता था, मैं पास में ज्यादा स्टोरी लिख देता था। अच्छा। अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मेरी यही गलती थी, मैंने अपनी स्टोरी थी, मैं पास्ट वाले में जो प्रेजेंट का पार्ट होना चाहिए वो पास्ट में डाल रहा था। इसमें भी एक चीज बच्चे बोलते हैं कि जिसकी 50 से ऊपर होते हैं, 55 से ऊपर होते हैं, वो ही रिकमेंड होता है। आई डिड ऐसे ऐसे थोड़ा ना शब फंबल टाइप हो गया था मैं। ठीक है। फिर लेटर ऑन आया केम आया, पानी पुनी पिया, बच्चे ऐसे खड़े थे जैसे बाराती खड़े होते हैं माला लेके। सेम फॉर दिस, उनको पहले जाने दो, लीडर पहले नहीं जाएगा। अगर लीडर ठीक है। आगे चला गया तो उनको कमांड करके कौन भूलेगा, आप भी क्रॉस करके चलते बनोगे आगे। तो हम्म, पहले ही बी कीप योर माइंड की सबऑर्डिनेट को आगे पहले भेजो। तो मैं चलो होप फॉर द बेस्ट, देखते कितना नाम आता है। फिर एक और बच्चे का चेस्ट नंबर 15 बोला आई थिंक। फिर ही सेड चेस्ट नंबर 10। चेस्ट नंबर 10 मेरा था, मैं ऐसे खड़ा हुआ तो बोले कि टेल मी और रोल नंबर। मैं थोड़ा सा ना उस फेज में चला गया था, वो सारी चीजें ना 10 सेकंड के अंदर मेरी आंखों के आगे से आ गई थी कि मैं 4 SSB एनसीसी कैसे ज्वाइन करी थी। मतलब वो सारा फेज ना 1 सेकंड के अंदर आपकी आंखों के आगे से दिख जाता है। ठीक वो है। मेरे फेज एकदम से शुरू हो गया। सर बोले कि सर ने बोला फिर से टेल मी और रोल नंबर चेस्ट नंबर 10। Hello friends, welcome back to Defense Raja and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and today I am with somebody who's recommended meritorious All India Rank 3 in NCC Special Entry. Today we have Tanuj with us. Tanuj is someone who got recommended in his 5th attempt, that is from SSB Allahabad. So he is going to share his journey. Along with that, he is going to share his learning from his previous attempts. So let's welcome Tanuj to our platform Defense Raja. Tanuj, welcome to the platform. The best thing about you is that your story is really inspiring. You got recommendation in your 5th attempt and that is from SSB Allahabad. That is known as a rejection center. So Tanuj, I need to know कि पिछले 4 अटेम्प्ट जब आप SSB गए तो what was the reason of your failure and इस बार SSB में क्या माइंडसेट था एंड किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया और पिछली लर्निंग्स पे आपका क्या यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर प्रीवियस लर्निंग राइट सो उससे आपने क्या सीखा. First of all, thank you, ma'am, for inviting me for this channel and to listen what my experience I had in the past, what to say attempts. So first of all, I will say कि मतलब स्टार्टिंग से जब से मैंने अपना एक्सपीरियंस 49 कोर्स फॉर माय फर्स्ट एसएसबी जो कि इलाहाबाद में थी, मैंने जब से वहां से स्टार्ट किया देना, 4 अटेम्प्ट्स मैंने दिए, 5th में मेरे को रिकमेंडेशन मिला। 2 मेरे कॉन्फ्रेंस आउट थे और 2 स्क्रीन आउट थे उसमें से। तो स्टार्टिंग में आई वाज नहीं पता होता इतना कि क्या करना है, बस जो जिसने सिखाया फटाफट वैसे किया और चले गए। वो एक माइंडसेट प्रॉपर बन नहीं पाता। धीरे 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 आप अपने एसएसबी देते रहते हो तो यू कीप ऑन लर्निंग, कुछ ना कुछ तो पता चलता है। राइट. प्लस में आपको ये भी पता चलता है कि आप जैसे कहाँ गलतियां कर रहे हो, आपको खुद को पता होता है, कोई और नहीं बताता, आपको खुद पता चल ही जाता है कि यार मैं बोलने में ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा, तो मीन्स आई हैव लो कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स कम है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मुझे पता लगती गई। तो साथ साथ मैंने वापस जब मैं आता था, दुखी तो होता ही था कि हुआ नहीं हुआ, और रिटर्न भी एज सच मेरा कोई क्लियर नहीं था। तो एक एनसीसी स्पेशली मेरे पास बची थी जिसके थ्रू मैं मतलब कर सकता था। आता था, सोचता था क्या करना है, और एक एक चीज को मैं हर एक टास्क को बहुत इंपॉर्टेंट समझ के करता था कि मुझे इसमें 100% देना है। either it is OIR, either it should be PPDT, screening, any part, psychology, interview, GTO, हर एक पर्टिकुलर टास्क की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। Definitely. तो उसी चीज को माइंड में रखते हुए कि मुझे इसमें हर एक पार्ट में अच्छा 100% देना है, तभी जाके कुछ होगा। तो ये सारी चीजें मैंने चेंजेस अपनी एंटायर 4 अटेम्प्ट्स के थ्रू ही मैंने पहचान पाया, प्लस में मैंने इम्प्रूव किया, और 5th टाइम में मेरा रिकमेंडेशन हो गया। ओके, सो आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं तनुज. आपको रिकमेंडेशन मिला एसएसबी इलाहाबाद से. एज आई मेंशन, वो एक रिजेक्शन सेंटर है जहाँ पे कई बार बैच के बैच वॉश आउट हो जाते हैं. एंड यू मेंशन जब आपका रिपोर्टिंग था तो वहाँ पे कॉलिंग थी 500 लोगों की और 415 लोगों ने वहाँ पे रिपोर्ट किया था एंड सिर्फ 30 कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग हुए थे. तो यहाँ पे स्क्रीनिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो माय पॉइंट इज दैट कि तनुज आपने स्क्रीनिंग पार्ट को कैसे प्रिपेयर किया, OIR कैसा गया, क्या स्ट्रैटेजी थी, एंड PPDT पे कैसी पिक्चर आई थी एंड कैसे आपने उस पे स्टोरी बनाया था, एंड अलोंग विद दैट आपका प्रिपरेशन PPDT को लेके कैसे था? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये जो एसएसबी के रिगार्डिंग मिथ्स बहुत सारे हैं कि इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर है या बैंगलोर से सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें अपने आप बनावटी होती हैं कि एसएसबी ऐसा नहीं है। देखो, रिजेक्शन सेंटर है बेशक, पर इलाहाबाद से बच्चे जो रिकमेंड होते हैं वो मेरिट में टॉप में रहते हैं। मैंने ये चीज पहले भी देखी है। और मैं भी इलाहाबाद से हूँ तो मेरा भी टॉप मेरिट में आया ना, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज,
स्क्रीनिंग वाले टाइम पे बच्चे बहुत सारे रिपोर्ट करते हैं। देखो ये ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में देते हैं, लाइक 500 आए, 415 ने रिपोर्ट किया, 30 स्क्रीन इन हुए, राइट ठीक है। और प्रिपरेशन की बात ये है, OIR इज जस्ट नॉर्मल रीजनिंग है, ज्यादा इतना है नहीं हेक्टिक, बस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, टाइमली करो, एक्यूरेसी बनाओ, OIR 1 या OIR 2 को टारगेट लेके चलो। राइट टू द सेकंड पार्ट इज स्टोरी। स्टोरी मेरे को एज सच कभी कोई ज्यादा बड़ी मसालेदार या बिलो एवरेज कभी नहीं होती, तो मेरे को नॉर्मल स्टोरी दिखती थी। लाइक एक उसमें स्टोरी में था, एक पहाड़ सा था, दो बच्चे ऐसे गले में हाथ डाल के नीचे उतरे, तो पीछे एक टेंट लगा था। तो मुझे सिंपल यही दिखा कि बच्चे ट्रैकिंग के लिए गए थे वीकेंड्स पे दोस्तों के साथ, वहाँ पे शाम को एंजॉय वगैरह किया, और ऊपर से थोड़ा हाइट पे डांस वगैरह करते थे, थोड़ा लोग शाम होते होते नीचे आ रहे थे अपनी जगह जहाँ पे उनका बेस वगैरह था। इसी के रिगार्डिंग मैंने स्टोरी बना दी ओके कि ये हो सकता है, मतलब थीम आई गॉट टू नो अबाउट इट। फिर मैंने एक स्टोरी बनाई कि ऐसे से राम नाम का लड़का है, उत्तराखंड में रहता है, और IT कंपनी में वो मतलब जॉब करता है। तो वीकेंड्स पे वो देखता है कि यार कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, और आज उसको माउंटेन्स क्लाइंब करने का शौक भी बहुत था पहले से ही। ओके तो वो सोचता है कि मैं वो एक क्लब वगैरह ज्वाइन कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा, मैं भी सीख लूंगा, प्लस में मैं दूसरों को भी सिखा पाऊंगा। तो वो एक कोई शिवालिक नाम का क्लब होता है, उसको ज्वाइन कर लेता है, और जो टूरिस्ट वगैरह वहां आते हैं उनको ट्रेन करता है, उनको अच्छे से बताता है डिटेल्स में सारी चीजें। बड़ा कुछ वो भी कि चलो अच्छी बात है, मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, पर एज वेल एज दूसरे की लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है। मैंने ये स्टोरी बनाया एंड इट ऑल अबाउट द स्टोरी। फिर आया नरेशन पार्ट। नरेशन पार्ट इज, नरेशन के लिए क्या करना चाहिए, मैं जो करता हूँ, कभी भी पूरी स्टोरी को मत रट के जाओ, जो आपने लिखा, जस्ट कीप इन योर माइंड की सिर्फ 5 पॉइंट से बनाए मैंने कि राम नाम का लड़का था, वो IT कंपनी में काम करता था, उसने डिसाइड किया कि एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, वीकेंड्स पे वो क्लासेस देने लग गया, और ही वाज हैप्पी दैट ही यूटिलाइज हिज टाइम फॉर अदर्स आल्सो एंड एज वेल एज हिमसेल्फ ऑन द टाइम्स ऑफ वीकेंड्स। तो मींस ये 5 पॉइंट्स हो गए। तो हाइलाइट्स 5 पॉइंट्स को, हाँ बिल्कुल, ये 5 पॉइंट्स को कीप ऑन रिवाइजिंग। इससे क्या होगा, यू विल बी, क्योंकि उनको वो देखो 1 मिनट देते हैं आपको, यू कैन नॉट टेल ईच एंड एवरी पॉइंट। तो इफ यू भी स्पीक 5 पॉइंट्स, तो दे गॉट टू नो कि लड़के को पता है कि वो 1 मिनट में कैसे बताना है चीजों को, वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और आपको टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता है इंसान। लास्ट इज GD में मुझे एक चीज प्रिसाइजली पूछनी है तनुज की, GD रिपीटर्स वालों के साथ ही होता है, और वहाँ पे हर कोई अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, और वहाँ पे लगभग फिश मार्केट होता है। तो GD का एनवायरनमेंट क्या था? देखो मैम, मेरा मानना ये है कि GD में अगर आप किसी भी लाइफ में कोई भी चीजें हो, अगर आप उसमें ओवर करोगे ना, तो वो बहुत गलत जाता है। अब माना आप रिपीटर हो, मीन्स आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो डजंट मीन कि आप ही बोलते रहोगे। तो वो बहुत सारी चीजें देखनी है। मैं तो ऐसे करता हूँ, हर बार ऐसे किया कि बच्चों को मैं दूर से ही ना फर्स्ट नंबर से देखना, उनकी स्टोरी सुननी शुरू कर देता, दिमाग में चल रही है मेरी स्टोरी, आई एम कीप ऑन रिवाइजिंग, उनको देखता रहता कि किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है और उसकी स्टोरी क्या है। मैं वहां से उस बच्चे को जज कर लेता कि ये GD में बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। बस ऐसे करते करते मैं 5-6 बच्चे देख लेता था कि ये बच्चे बोल सकते हैं, मैं उन्हीं को टारगेट करता था कि भाई यही GD में बोलेंगे, मैं भी ये बोलूंगा। तो या तो आपको ऐसा है कि हाँ ठीक है, अब या तो आप ही फर्स्ट पॉइंट रख दो, अगर आप नहीं रख पा रहे कोई इशू नहीं है, 2 मिनट रखो, वो एक पॉइंट पे स्लो डाउन जैसे होगा ना, बस वो आपका मौका है, उसी टाइम आप एंटर कर जाओ GD में। ज्यादा पॉइंट नहीं बोलने, और कोशिश करो कि GD में ये नहीं कि उसने जो पॉइंट बोल दिया आप उसी पॉइंट को डबल बोल रहे हो या उसी के रिगार्डिंग घूम रहे हो, नहीं, उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन दो, नेक्स्ट स्टेप दो। वो क्या है, एक स्टोरी को भी आगे लेके जाता है और एक अच्छा इंप्रेशन देता है। राइट। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने अपने स्क्रीनिंग टाइम में मैं हर बार करता था। ओके, सो डे 2 के अंदर आपका अब साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ मॉर्निंग में। सो साइकोलॉजिकल कैसे गया? आपने टैट, वेट, SRT, ST। सो टैट के बारे में बात करते हैं, किस तरह की स्टोरीज थी, और टैट के अंदर और PPDT के अंदर थोड़ी बहुत लमसम सिमिलैरिटीज होती है। तो टैट की स्टोरीज कैसी थी? इफ यू कैन गिव अ रफ आइडिया कि आपकी कैसी स्टोरी आई थी और आपने क्या स्टोरी बनाई। स्टोरीज इज लाइक कि एक बच्चा गांव में था, जा रहा है, मतलब घर से बाहर निकला, पीछे से उसके फादर ऐसे दीवार से उसको देख रहे हैं, मतलब ये फोटो है। पर मैंने ऐसे अज्यूम किया कि फादर इज, मतलब उसको छोड़ने जा रहे हैं स्कूल के लिए, उसका एग्जाम्स वगैरह। तो आई मेड अ स्टोरी की 12th में बच्चा है और फादर देखता है कि हाँ मेरा बेटा 12th में साइंस ली थी उसके फादर ने भी, तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उसके पापा क्या करते हैं, वो जॉब को भी मैनेज करते हैं, शाम को आकर अपने बेटे को ट्यूशंस देते हैं, पढ़ाते हैं उसको।
ओके। एग्जाम्स वगैरह उसके बोर्ड्स के पास आ रहे होते हैं, तो उसी में इसी तरीके से वो हेल्प करते हैं हमेशा। और जिस दिन उसका एग्जाम होता है उसको छोड़ने भी जाते हैं। तो लेटर ऑन एट द एंड उसको पता चलता है दैट इज सन स्कोर्ड अ वेल, तो उसको ज्यादा खुशी होती है उसके बेटे से कि फाइनली चलो मैंने हेल्प करी, मेरे बेटे का कैरियर अच्छा हो, उसको कंसेप्ट क्लियर हुए। तो मतलब मेरा मानना ये है कि टैट में इट्स लाइक कि दो चीजें होती हैं। कुछ सिचुएशंस आपने आपकी लाइफ में हुई होगी तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, पर कुछ ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको नहीं पता होता कि मेरे साथ कभी हुआ है या होगा, तो हमें थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ता है कि चलो समझो मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। ओके। तो क्या मैं करता उस जगह पे। और यूजुअली मेरी जो स्टोरीज होती बड़ी बेसिक स्टोरी होती थी, मेरा कभी ऐसा नहीं आता था कि मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया उसी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मेक इट सिंपल, जितना सिंपल रखोगे ना और एक खुशी से करोगे चीजों को, बिल्कुल। चीजें सारी समझ आती हैं। हाँ, और बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेक करना होता है कि मैं पहले क्या करता था, मैं पास में ज्यादा स्टोरी लिख देता था। अच्छा। अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मेरी यही गलती थी, मैंने अपनी स्टोरी थी मैं पास्ट वाले में जो प्रेजेंट का पार्ट होना चाहिए वो पास्ट में डाल रहा था। ओके। मैंने उस चीज को समझा एंड लेटर ऑन आई जस्ट मेड इट करेक्ट और मेरा टैट वाला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है। कमिंग टू द सेकंड वैट वाला, वैट इज 60 वैट्स होते हैं, नंबर मतलब वो मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, आपको अपना अपना वर्ड्स लिखना होता है विद इन अ टाइम। साइकोलॉजी टेस्ट पूरा टाइम के अंदर ही होता है, तो आप जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो उसके लिए आई विल से कि एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर है। सेकंड थिंग, वैट के लिए आप वर्ड्स लो, आप अपने सेंटेंसेस बनाओ, उसको पढ़ो खुद और समझो। अगर वो गलत है तो उसको इम्प्रूव करो और मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस। ऐसे नहीं कि कोई सा भी वर्ड लिख, लव, लव इज अनकंडीशनल, हमें भी पता लव अनकंडीशनल, पर अनकंडीशनल क्या, मदर्स लव इज अनकंडीशनल। ओके। स्पेसिफिक चीज, ऐसे ही कंप्लीट सेंटेंस बनाओ। दैट गिव वैल्यू प्रैक्टिस टू द करोगे तो सेंटेंस। जब मदर वर्ड डाला, बिल्कुल। तो जैसे आप उसको कंप्लीट करोगे तो एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग से क्या होगा, वो चीज जैसे आप उसको प्रैक्टिस करोगे, वहां पे वो वर्ड स्ट्राइक हुआ तो वो सीधा ही आपके दिमाग में आएगा कि यार ये वाला तो मैंने प्रैक्टिस किया था, तो वहां पे वो सीधा आप वही लिखोगे। और ऐसा ही होता है, प्रैक्टिस से ये चीज का इंप्रूवमेंट होएगा। थर्ड इज एसआरटी इज टू 60। इसमें भी एक चीज बच्चे बोलते हैं कि जिसकी 50 से ऊपर होते हैं, 55 से ऊपर होते हैं, वो ही रिकमेंड होता है। आई डिड 50। ओके। मैंने 50 किए आए, और मैंने ऐसे भी, जो एक और मेरा फ्रेंड था उनका 35 उन्होंने किया था, स्टिल ही गॉट रिकमेंड। ओके। बस इज ऑल अबाउट कि आप कैसे लिख रहे हो। लाइक एसआरटी में क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स, दो टास्क होते हैं, वन इज प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी। तो क्या करते हैं, मेन इज टू कि प्राइमरी टास्क भी इज इंपॉर्टेंट एंड सेकेंडरी टास्क इज इंपॉर्टेंट। तो क्या करते हैं, प्राइमरी टास्क के चक्कर में ये सेकेंडरी को हाईलाइट ज्यादा कर देते कि वहां आप किसी, जैसे आपका एग्जाम है, आप एग्जाम में देने जा रहे हैं, तो आपके देखते हैं कि रास्ते में लड़ाई हो गई, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सीधा बोलेंगे कि भाई नहीं हम तो लड़ाई को छुड़ाएंगे। अरे भाई तू स्टूडेंट है, तेरे लिए तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कि तेरा एग्जाम इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई इंजर्ड होता या कोई पेंट हो जाता तो तू हेल्प करता। अब उनकी लड़ाई क्यों हो रही है, किस रीजन से हो रही है, तो अभी तेरे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम दे। तो हमें दोनों काम करने हैं, हमें बचाना भी है और हमें अपना काम भी करना है, तो वो मैनेज करके करो। तीसरा, पॉइंट्स पे कॉमा कॉमा लगा के लिखो कि टाइम कम हो, और जो सिचुएशन की डिमांड है उसको समझो, क्या कहना चाहता है वो, उस हिसाब से अपना रिस्पॉन्स तैयार करो। और उसकी भी प्रैक्टिस कर लो फटाफट, ये तो इजी होता है, बस इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो राइटिंग स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कमिंग टू एसडी पार्ट, एसडी पार्ट इज ऐसा कि जो आप बिफोर हैंड एक बार करके जा सकते हो, बस आपको लिखना है और करना है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, अपना टीचर से पूछो कि मेरे में क्या कमियां हैं, क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, फादर मदर से पूछो, या आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, ये सारी चीजें। तो अब इस क्लास में क्या होता है, बच्चों की चीजें रह जाती है, लाइक वैट रह गए या एसआरटीज रह गई, तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि जब एसडी फटाफट आप कंप्लीट कर लो, एक बार वैट के उस और जितने भी वर्ड्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लो आप। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा कोई वर्ड या सेंटेंस अनकम्प्लीट तो नहीं रह गया। तो अगर अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर दो उसी टाइम ही, तो आपके वैट सारे शॉर्ट हो जाएंगे कि हाँ चलो मैंने अच्छे से किया। फॉर द एसआरटीज, जब एसआरटीज की वो बुकलेट ले रहे होते हैं उस टाइम पे आप एक बार पढ़ लो, एक बार एसआरटीज जो आपकी रह गई हैं, और जब आपके पास टाइम है तो उसको उसी टाइम कंप्लीट करो और सारी एसआरटीज को एक बार गो थ्रू हो जाओ। तो इससे क्या होगा, डबल श्योरिटी हो जाएगी कि मैंने लिखा जो है वो अच्छे से लिखा है, प्लस में मैंने सारा कंप्लीट किया और विद इन अ टाइम कंप्लीट किया। तो थोड़ा बच्चा यहाँ से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ चलो मेरा साइकोलॉजी हो गया। तो ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरी वो है। ओके,
तनुज, तुमने मेंशन किया था कि साइक के जस्ट बाद तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था, तो वो क्या स्टोरी है? मतलब आप साइक का देके आए एंड देन इंटरव्यू? जी, अब मैंने तो ऐसा सोचा था कि ना आज इंटरव्यू ना हो, कल हो जाए, थोड़ा रिलैक्स होकर मैं दे दूंगा, बट चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो हमें लाइन में खड़ा किया 3 रोज के अंदर। मेरी मिडल वाली रो थी और मैं लास्ट सेकंड खड़ा था, सॉरी लास्ट खड़ा था, क्योंकि चेस्ट नंबर 10 था मेरा, 1 to 10 वाले बीच वाली रो में। 11 to 20 एक साइड कर दिए, 20 to 30 एक साइड कर दिए, बच गया 1 to 10। बोले तुम्हारा इंटरव्यू है। तो मैंने चलो आई हैव द टाइम, लास्ट नंबर है, कुछ तो बेनिफिट है। बोले नहीं, जो 9 नंबर है 10 नंबर है वो सबसे पहले इंटरव्यू देंगे। ये आगे वाला फ्रेंड था, रोहतक से था वो, रोहन। तो ही सेड कि भाई हे भगवान, मतलब मुझे साइकोलॉजी टेस्ट से पहले भी उसने बोला था भाई आज मेरा इंटरव्यू ना आ जाए बस। और वही चीज हुई, सबसे पहला इंटरव्यू उसका हो गया। वहां ऐसा हो रहा कि बोले सर कितने बजे इंटरव्यू? बोले जी अभी टाइम क्या हो? बोला सर 9:55। बोला 10 बजे तेरा इंटरव्यू है। वैसे पसीनो पसीन हो गया, ऐसे मतलब वैसे इतना फनी एनवायरनमेंट बन गया था ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरा ही था। ओके। 5-10 मिनट बाद मेरा हुआ। तो प्रेसिडेंट सर ने उसका इंटरव्यू लिया, मेरा लिया था डिप्टी प्रेसिडेंट सर ने। फिर ऐसे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। तो तनुष, इंटरव्यू के लिए तो जब तुम गए तो किस तरह का एनवायरनमेंट था? कितने लोगों ने लिया? बिकॉज जनरली लोग कहते हैं कि जब रिपीटर जाता है तो साथ में एक और इंसान होता है जो इंटरव्यू के टाइम पे होता है, एंड रिपीटर्स का काफी रफ इंटरव्यू होता है, मतलब दे आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एंड रैपिड फायर एंड सो मेनी थिंग। तो आपके इंटरव्यू के टाइम पे कैसा एनवायरनमेंट था? मेरे टाइम पे मैम सिर्फ एक इंटरव्यू मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट सर थे, उन्होंने ही लिया। पर जो ये आप जैसे बता रहे हैं कि 2 इंटरव्यूज होते हैं, 2 इंटरव्यू ऑफिसर होते हैं, ये मेरा बैंगलोर में था। जो लास्ट मेरा 4th अटेम्प्ट था, उसमें 2 इंटरव्यू ऑफिसर बैठे थे। सेकंड थिंग, देखो इंटरव्यू ऑफिसर सर क्या करेंगे, वो प्रेशर भी क्रिएट करेंगे, हर चीज करेंगे। उस सिचुएशन में तो बहुत रिलैक्स होके जाओ। देखो वो ऐसे आपसे करवा के तो दिखा नहीं रहे कि कभी आपको सिचुएशन ऐसी दे दे कि वहां पे आतंकवादी आ गए, आपको गोली मारनी है, ऐसे करना है। भाई वो करवा थोड़ी रहे हैं आपसे, रिलैक्स रहो। तो सिर्फ पूछ रहे हैं, आपको सिर्फ आइडिया देना अपना कि मैं ऐसे कर दूंगा। बहुत इजी मेरा इंटरव्यू गया था, ऐसा कोई मेरे से हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे, पर यूजुअली होता है। बट शायद इसलिए मुझे ऐसा लगा क्योंकि इस बार मैं अपने डाउट्स को क्लियर करके गया था, इसलिए मुझे इंटरव्यू भी ऐसा इतना कोई डिफिकल्ट नहीं लगा। तो इंटरव्यू के लिए तो यही चीज है कि CIQ एज वो इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे माइंड में मैंने इमेजिन किया हुआ कि ये मेरा PIQ है। 3rd नंबर में मेरा ये एजुकेशन, मतलब 4th में मेरा एजुकेशन सेक्शन है। 3rd पे मेरा पेरेंट्स का पूछा हुआ है। पीछे जाएंगे तो स्पोर्ट्स का सेक्शन अलग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का अलग। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तब वैसे वैसे नंबरिंग बना लो। कि जैसे एजुकेशन का पूछा है तो समझो कि फर्स्ट पेज पे लास्ट वाला, तो पहले एजुकेशन यहाँ से पूछ रहा है, फिर सेकंड वाला उन्होंने पूछा मेरे पेरेंट्स का, तो वो उसके ऊपर है। तो ऐसे माइंड में आप इमेजिन करके इमेज को आप देखोगे ना, तो आपको इजीली कनेक्ट कर पाओगे। राइट। और सेकंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अपना थोड़ा नॉलेज पे ब्रश अप करो। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा जानो। वो कैसे पता चलेगा? अपना PIQ लिखो, खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैंने अगर नॉन मेडिकल लिया तो क्यों लिया, मेरे नंबर कम आए या मार्क्स कम आए, वो क्यों आए, मैं स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलता था उस टाइम पे, मैं क्या सोचता था। अगर आप ये चीज के आंसर्स अपने लिए रेडी कर लोगे ना, आपका 90% इंटरव्यू खत्म। क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू आपका पूरा PIQ पे ही होता है। अगर आपने वहां अच्छा परफॉर्म कर दिया, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। तो मेरा भी ऐसा ही था। बेसिक क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन में कुछ मैं अटक गया था। तो बट मतलब मैं रुका नहीं, आई वाज गिविंग रॉन्ग आंसर्स, पर बहुत कॉन्फिडेंटली दे रहा था आंसर में। ओके। आंसर देखो गलत आप दो नहीं दो वो बात अलग है, ठीक है, आंसर सही ही होना चाहिए, बट आपका कॉन्फिडेंस, आप क्या सोच रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो उस चीज को वापस ठीक करने की, नहीं देखो ये चीजें भी चेक होती हैं। बिल्कुल। तो कीप ऑन ट्राइंग, गलत दे रहे हो कोई बात नहीं, पर करो, रुकना नहीं है। बट तो तनुज, तुमसे कुछ NCC रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे कि DG NCC कौन है, या कुछ NCC की जर्नी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस? बिकॉज आपका NCC का एंट्री था, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मे बी उससे क्वेश्चंस पूछे गए। जी देखो मैम, NCC है तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे। NCC से मेरे से सबसे पहले पूछा गया था कि आपने कौन कौन से कैंप्स लगाए। तो आई टोल्ड कि मैंने BLC लगाया, ALC, IM अटैचमेंट लगाया। प्लस में फिर उन्होंने उससे थोड़ा डेप्थ में चला कि कौन सी डेट को लगाए थे, डेट्स याद करो, डेट्स बताओ मुझे। तो मैंने डेट्स मैं याद करके गया था, तो मैंने बता दिया। अच्छा, व्हाट यू डिड देयर, मैंने बोला सर मैंने ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट किया था, एंकरिंग किया, मैंने ग्रुप डांस किया, सोलो सिंगिंग किया, ये सारी चीजें करी, उसमें ऐसे ऐसे रैंक्स आया। बोले ठीक है, अच्छा बताओ फिर, अच्छा तुम बेस्ट कैडेट में भी थे, मैंने बोला यस सर। बोले बेस्ट कैडेट में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, मैंने बोला ये होते हैं सर, कि उसमें फायरिंग भी होगा, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होता है, ड्रिल टेस्ट होता है और स्क्वाड ड्रिल टेस्ट होता है।
बोले ठीक है। बोले कहाँ कहाँ आपने दिए, मैंने बताया सर मैं बटालियन लेवल पे दिया, फिर मैं डायरेक्टर लेवल पे गया, सारी चीज। ये सारी चीजें वो पूछते हैं। मतलब इट्स ऑल अबाउट, देखो मैं इसलिए इजीली बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज फील करी और मैं इस चीज से निकला हूँ और इसको मैंने रिवाइज किया है बार बार। तो अगर आपको इतना फ्लुएंटली बात करना है तो उस चीज को कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। पहले एक बार जानने में, उसको इंट्रोस्पेक्ट करने में देखो टाइम लगता है, थोड़ा दिमाग लगता है, पर व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग वो ऐसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है दैट इट्स कम इजीली, कॉन्फिडेंटली आता है। तो जस्ट द थिंग इज, एक बार देखो, समझो, निकालो सारी चीजों को एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। आज थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कल थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी, थर्ड डे पर इन विद इन अ 1 वीक यू विल बी परफेक्ट इन दैट। थोड़ा करके सारी चीज। तो यही छोटे मोटे क्वेश्चंस उन्होंने एनसीसी के पूछे थे, मैं सारा कुछ पढ़ के गया था कि वेपन्स की मेजरमेंट्स क्या है, सारा एंटायर मैंने एनसीसी का पढ़ा। बट इट्स ऑल अबाउट इंटरव्यूइंग ऑफिसर सर, क्या पूछ लें। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस वैसे थे। You mentioned कि इंटरव्यू के बाद you started exploring the place and you got ill. उसके बारे में क्या हुआ before the GTO? GTO मैम देखो, मैं इंटरव्यू से मैं हुआ क्या, मेरे को अभी भी याद है। मैं जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाले रूम से निकला ना सर से, तो मैं बोला यार ये इंटरव्यू अच्छा गया या बुरा गया। मैंने फिर बच्चे जैसे टाइम नोट करते हैं कि भाई 15 मिनट हुआ मेरा, तो तेरा तो 1 घंटा चला है। कोई ये भी ऐसी कोई मिथ्स नहीं होती कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने अगर जो जज करना होता है वो विद इन अ सर्टेन टाइम में कर लेते हैं। डेफिनेटली उनको जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो बेशक 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो रहा है, 1 घंटा या 1.5 घंटा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसका ज्यादा चला उसी का सिलेक्शन होगा। लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम भी चलेगा तो भी। तो मैं वहां से जा रहा था, वहां पे ना सर खड़े थे, कर्नल सर। मैं इतना ऐसे हो गया था यार, समझ ही नहीं आ रहा कि इंटरव्यू कैसे गया। मैंने सर को बोले सर टाइम बताना। बोले अच्छा। बोले एक्सक्यूज मी। बोले नो 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 सर, आई फॉरगॉट द वे, दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग देयर साइड। ऐसे ऐसे थोड़ा ना फंबल टाइप हो गया था मैं। तो लेटर ऑन आई केम, आया, पानी पुनी पिया। बच्चे ऐसे खड़े थे जैसे बाराती खड़े होते हैं माला लेके गेट पे, ऐसे तैयार सारे। बोले आओ। मैं हाँ बताओ। बोले क्या क्या पूछा है, वो सारे फिर आराम से बैठ के मैं बैठो सारे, फिर बताया मेरे से ऐसे ऐसे पूछा। फिर सबने अपना बताया, मुझसे ऐसे पूछा। देन वी कीप ऑन, देख हम ग्रुप में इसलिए डिस्कस करते थे कि बच्चों को जो चीज की मतलब इशू है, मतलब उनको कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं पता। ऐसा तो होता नहीं कि सबको सब पता हो, मुझे भी नहीं पता था। तो हम वी यूज्ड टू डिस्कस, हम हेल्प कर देते थे एक दूसरे की। तो वी हैव अ गुड बॉन्ड इन दैट आल्सो। वैसे धीरे धीरे बॉन्ड भी हमारा अच्छा बढ़ता गया और फिर दूसरों की हेल्प कर दी, उसको भी अच्छा लगा। तो ऐसा ही इंटरव्यू के लिए हुआ था मैम। एंड शाम को यू मेंशन कि बास्केटबॉल खेल के तुम बीमार हो गए थे। मैं वो तो मेरी क्या बताऊं, वो मैं इतना खुश हो गया कि मैं, चलो साइकोलॉजी बहुत अच्छा, क्योंकि मेरी चीजें मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रही थी। मैंने इंटरव्यू अच्छा दे दिया, साइकोलॉजी अच्छा होगा, मैं बास्केटबॉल प्लेयर बन के रहूंगा। मैं सारा पूरा बास्केटबॉल सीख ही जाऊंगा। आज तो मैं 3 पॉइंटर मारूंगा। वो ज्यादा इतना खेल लिया मैं, वहां थोड़ा वेदर भी ऐसा ही था। शाम को बस रात को ना थोड़ा सा सो तो गया मैं, आधी रात को थोड़ी करवट सी लेना, वो करवट ली नहीं गई मैम में से। मेरी हड्डियां अकड़ गई थी। फिर सुबह 4 बच्चे मेरी पीठ रगड़ रहे हैं, मेरा पैर की मसाज कर रहे हैं। मैं उस चीज के लिए मैं आज भी उन दोस्तों को हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। उन्होंने मतलब बहुत मेरी टेक केयर किया, मेडिसिन टाइम पे दी, मतलब बॉडी मसाज दिया, मैं थोड़ा ठीक फील हुआ। तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। देखो आप किसी को जानते नहीं हो, स्टिल दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, और आप उनकी केयर कर रहे हो, वो भी बहुत एक अच्छा है। और सबसे बेस्ट थिंग इज ऑफ एसएसबी इज आप दुनिया से कट हो जाते हो। बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ नहीं, यू हैव द टाइम फॉर योरसेल्फ। फोन फान सब ले लेते हैं, आप खेलते हो, मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, कहाँ से सारी चीजें नहीं। देखो बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है एसएसबी में भी। राइट यस मैम, यही था। सो जीटीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। डे 3 जीटीओ के अंदर कौन सी एक्टिविटीज हुई और कैसे आपने परफॉर्म किया? जीटीओ के टाइम पे मैम सुबह सुबह हम तैयार हो गए। वो जीसीयू एनसीओ ओआर रैंक वाले सर होते हैं, वो आते हैं बुलाने, हम तैयार हो गए थे टाइमली। तो यूजुअली फर्स्ट टाइम पे हमारा सबसे पहले हुआ जीडी ग्रुप डिस्कशंस। 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं 15-15 मिनट के। दे यूज्ड टू गिव 2 टॉपिक्स, जिसमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। इन सेकंड वन दे विल गिव यू कि आपको इस पे डिस्कशन करना है। तो मेरे टाइम पे एक तो G20 प्रेसिडेंसी वाला था और एक था टीचर एंड स्टूडेंट की लाइफ में, मतलब स्टूडेंट की लाइफ में टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट। तो हमारे ग्रुप में बच्चों ने चूज किया सेकंड टॉपिक, टीचर एंड स्टूडेंट। ओके ठीक है, तो आई वाज ठीक है। तो उसमें मैं इनिशिएट तो नहीं कर पाया, बट आई लेटर ऑन आई गिव द पॉइंट्स। मैंने पॉइंट्स दिए। मतलब जीडी इज लाइक कि हैव अ हेल्दी डिस्कशंस। आप किसी को पॉइंट्स दो, आप उसके एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि आप डोमिनेट करो, नहीं भाई तूने तो गलत बोला है भाई, ठीक है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अलग है। आप समझो, एक्सेप्ट करो, अपना पॉइंट बताओ, समझाओ,
दूसरों बिल्कुल को मौका दो, ऐसा नहीं आप ही बोलते रहो। एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्या होता है, ये सारी चीजें सबको पता होती हैं, बिल्कुल। पर उस टाइम पे वो इतना प्रेशर फील कर जाते हैं हम्म, कि वो ये सब चीजें भूल जाते हैं। उस टाइम पे फिर उनकी नेचुरल सेल्फ बाहर निकलती है कि कोई अगर उनकी बात नहीं सुनता तो वो डोमिनेट होने शुरू हो जाते हैं या हम्म, उल्टा बोल देते हैं और चुप हो जा, तू ऐसे कर, उंगली हाथ दिखाना शुरू कर देते हो। बस जितना रिलैक्स होकर और एक हैव अ स्माइलिंग फेस, एक खुशी से आप करोगे ना, आप डिफरेंस आप खुद ही समझ जाओगे कि पहले वाले में एसएसबी में और इस वाले एसएसबी में मेरा कितना डिफरेंस आया। हम्म, तो जीडीज तो ऐसे दोनों चले गए। उसके बाद फिर जीपी हुआ, जीपी हम्म, तो प्लानिंग एक्सरसाइज। तो जीपी के अंदर क्या होता है, एक मॉडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पर डायग्राम सा बना होता है विलेज टाइप की, 4 या 5 सर्टेन प्रॉब्लम्स होती है, विद इन अ टाइम रिसोर्सेज के साथ आपको सॉल्व करना होता है। बिल्कुल तो इसमें क्या होता है, लाइक बच्चे क्या करते हैं, एक सेट ऑफ पैटर्न बना के आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिख देंगे प्रायोरिटी, सॉल्यूशन, बिल्कुल रिसोर्सेज का अलग से बॉक्स बना दे। इट्स लुक लाइक कि ये बच्चा कहीं से सीख के आया है। बिल्कुल एंड फौज वांट्स कि बच्चा नेचुरल बन के आए। बेशक उसने गाइडेंस लियो, दैट इज ओके, पर आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। व्हाट यू आर, दैट शुड बी देयर। ओके तो इस बार मैंने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया। आई सेड कि यार नहीं, इस बार मैं जो मेरा मन कहेगा मैं वो करूंगा। तो आई राइट कि पहले जैसे मैं सीधा प्रायोरिटीज लिख देता था या प्रॉब्लम या सॉल्यूशन लिखता था, मैंने लिखा दिस देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 10, दे आर गोइंग टू दिस विलेज विद दिस रिसोर्स, एंड ऐसे से ना हो गया। मतलब आई यूज्ड टू कीप ऑन राइट में डिटेल, मैंने पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया। पर ठीक। इस बार वो चीज बहुत बेनिफिशियल मेरे लिए हुई। तो मैं ये बताना चाहूंगा, आप जो भी सीखते हो अच्छी बात है, बट आई यू ट्राई टू कीप योरसेल्फ इन योरसेल्फ वे। ऐसा नहीं कि किसी ने जो सिखाया वही एज इट इज बोल दो, फिर वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। नहीं आप यहाँ नहीं पकड़े गए तो कहीं ना और टेस्ट में पकड़े जाओगे, बिल्कुल तो आपको नहीं होगा। फिर आप निराश होगी, मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मैं नहीं कर पाया। तो इट्स सिंपल ही है कि आप अपना पैटर्न फॉलो करो, अपने हिसाब से करो, आपका नेचुरल सेल्फ दिखना चाहिए। जीपी में भी डिस्कशन होता है, नॉमिनेट करते हैं बच्चे। इट्स ऑल अबाउट की कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि मैं ही सारे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आपका सॉल्यूशन आपके लिए ठीक है, पर दूसरे के लिए मे भी सही ना हो। उसको एक्सेप्ट करो पॉइंट, हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकली सोचो चीजों को, हवाबाजियों में नहीं कि वहां से बम आ रहा है तो फट जाएगा उतने बजे, ऐसे नहीं फटता। सोच के करो कि भाई बम एक्सप्लोड करने का भी एक टाइम होता है, टाइमर्स लगते हैं ऐसे। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखो जीपी में खासकर। बच्चे जो डिस्कशन कर रहे हैं उनको सुनो, उनको बताओ, एक हेल्दी डिस्कशन करने दो। और इट्स नॉट लाइक कि लास्ट में जो नॉमिनेट करते हैं कि मैं सर नॉमिनेट हो जाऊं, मैं नहीं। आपको जो जेन्युइनली लग रहा है कि बच्चा अच्छा बोल रहा है, गिव हिम अ पॉइंट। या उनको लगेगा कि आप अच्छा बोल रहे हो तो दे गिव यू द चांस। तो इट्स ऑल अबाउट द जीपी। फिर उस दिन हमारा पीजीटी हुआ। पीजीटी में सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स कि अगर पट्टा बली एडजस्ट ऐसे करोगे तो वो इस तरीके में काम करेंगे, वो बेसिक सबको पता होता है। अगर नहीं होता तो यू कैन गो थ्रू फ्रॉम यूट्यूब पे, मिल जाते हैं, होगा। तो उसमें भी ये चीज, मैं 5-6 पॉइंट तो अपने माइंड में ये रखा था कि देखो अगर मेरे को आइडिया आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं सबसे आगे आइडिया लगवाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करने की पट्टा उतने ले लिया, वो आपको दे नहीं रहा, छीन रहे हो आप कुछ में ऐसा मत करो जो गलत है। जीटीओ सर देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट डालो, सब दिखेगा उन्हें। आइडियाज आ रहे हैं, हेल्प कराओ। कोई आइडिया में इम्प्लीमेंटेशन में कर रहा है, उसमें भी हेल्प कराओ। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा तो उन बच्चों को पास करने में, मीन्स वो लेवल जब सेट होता है, पट्टा बली जब लगते हैं, तो उनको क्रॉस करवाने में हेल्प करो। अगर किसी से रस्सी नहीं बंध रही है या पट्टा नहीं लग रहा है तो हेल्प इन दैट। देखो 5-6 पॉइंट्स ऐसे हो गए कि जहाँ पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप खाली नहीं खड़े। बिल्कुल विदाउट आइडिया, ये आइडिया के बिना वाले, आइडिया में तो चलो आप करवा ही रहे हो, विदाउट आइडिया में ये सारी चीजें कि हेल्प कर दो, बल्ली पकड़ लो, ये करा दो, ये सारी चीजें। एक ऐसा टाइम पे आया था कि सेकंड लेवल पे मैं बिल्कुल ही क्रॉस करके चला गया था आगे, बाकी पूरी टीम मेरी पीछे थी, पर उनको आइडिया नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे आगे क्रॉस करवा दिया था, पर मैं बीच में फंस गए थे। बट आई वाज गाइडिंग देम। मैं उनके ध्यान भी रखा था। आई वाज सेइंग कि भाई अपना हाथ बचा के, पैरों पे ना लगवा लेना, आराम से पकड़ो, वो चीज बताओ, थोड़ा खुल के और अच्छे से एक्सप्रेस करना। जीटीओ सर वो भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि सोच के कि ऐसा करेंगे तो सर देखेंगे, ऐसे कर लेंगे तो ऐसा नहीं यार, एक नेचुरल होता है। समझो आपकी फैमिली मेंबर्स हो, कि आपको कोई डियर वन हो, आप पक्का करोगे, और ये सारी चीज नेचुरली अंदर से आती है। एज एन उनको एक कॉम्पिटिटर ना समझते हो, एक फैमिली मेंबर समझोगे, तो आप मे बी शायद एसएसबी में, जीटीओ में खासकर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल बस ऐसे मिलजुल के करना है, दूसरों को मौका दो, खुद भी करो। देखो वो भी सिलेक्ट होने आए, आप भी आए, तो जरूर करो। एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। ऐसे मत सोचो कि अगर मैंने इसकी हेल्प करी तो शायद इसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। भाई जिसका होना होगा वो हो जाएगा, जिसका नहीं होगा नहीं। बट आप अपनी तरफ से बेस्ट दो, अच्छा करो, जो आपने अच्छा सीखा है वो करो।
पीजीटी हुआ एंड डे 1 वाज फिनिश्ड। ओके। शाम को गए, खाना खुना खाया, एंजॉय किया। जो इतना अच्छा खाना बना तो उसको एंजॉय करो, लाइक हैव अ हेल्दी स्माइल हमेशा की तरह। तो जीटीओ 1 तो मैम ऐसे हो गया था मेरा। जीटीओ 2 में रिमेनिंग टास्क, तो सबसे पहले सुबह सुबह हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हुए। उसमें यही है, मैंने पहले क्या करता था, मैं आई वाज गुड इन फिजिकल्स। ओके। तो मैंने फर्स्ट, मेरा जब 49 तो फर्स्ट मेरा एसएसबी था, तो मैंने उसमें आई थिंक अराउंड 16 और 17 आई डिड इन 3 मिनट्स आउट ऑफ 20। पर इस बार मैं 9 भी नहीं कर पाया क्योंकि बुखार वगैरह था, सांस फूल रही थी मेरी बार बार, और ठंड बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। तो मैंने करा। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपना ना दिमाग में पहले, जिस टाइम आप सर आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं ऑब्स्टेकल से, तो उस टाइम पे आप अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लो कि मेरा जो सबसे पहला टारगेट होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। मैंने सबसे पहले 10 नंबर से शुरू किया, फिर मैं 9 नंबर पे गया, फिर मैं 8 नंबर पे। अब क्या होता है, आप नंबर तो बड़े ले रहे हो बट उनकी डायरेक्शन बहुत दूर दूर है। तो कोशिश करो कि जोन सा, जैसे 10 नंबर के पास 9 नंबर था, तो मैं सीधा 10 के बाद 9 पे जाऊंगा। 8 नंबर बहुत ज्यादा दूर है एक कॉर्नर पे, और उसके पास है 6 नंबर, तो मैं 9 के बाद सीधा 6 जाऊंगा। ऐसे अपने एक डायग्रामेटिकली पैटर्न बनाओ कि थोड़ा दोनों चीज को बैलेंस करके, कि नंबर भी ठीक ठाक सा मिल जाए और मैं जल्दी कवर भी कर पाऊं। तो मैंने इस तरीके का थोड़ा माइंड में बना के ऐसे कंप्लीट किया था, और मैं 9 ही कर पाया था। एक जिगजैग पे मेरा बैलेंस नहीं बना, सांस फूल रही थी। तो या तो जिगजैग को आप सबसे पहले कर लो, क्योंकि बॉडी जब शिवर करती है तो वो बैलेंस नहीं बनता। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो मैं यही एक बोलूंगा कि लास्ट में तो मत करना, स्टार्टिंग में कर लो, थोड़ा फ्री हो जाओगे। और फर्स्ट में तो हिट रखना बड़े नंबरों की, और सेकंड टाइम जब आप सेकंड राउंड फिर से शुरू कर रहे हो तो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ये है। उसके बाद हमारा एसजीटी हुआ, हाफ ग्रुप टास्क, सेम। एक टाइम पे मुझे आइडिया नहीं आया, एक टाइम पे आया तो मैंने दे दिया, एक टाइम पे नहीं आया तो आई वाज हेल्पिंग माय फ्रेंड, उसको आइडिया आया तो मैंने रस्सी बांध के उसको हेल्प कर दिया था। तो वी वाज एबल टू डू इट। एंड दूसरों को प्लीज मौका देना। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो देखो आप अपनी तरफ से परफॉर्म कर रहे हो, अच्छी बात है, पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका टीम मेंबर है। अगर उसको कुछ नहीं आ रहा तो यू कैन से, भाई आजा तू भी आ, कुछ बता, तेरे को आइडिया आ रहा हो, या कोई बात नहीं, यू होल्ड दिस, यू हेल्प देम, क्रॉस करने में तू हेल्प, बताओ यार उसको, ये बहुत अच्छी आदत है। बिल्कुल। आप ऐसा मत सोचो कि मैंने उसको बताया तो शायद वो आगे मेरे से निकल जाएगा, वो अलग चीज है। पर एज एन ए गुड ह्यूमन, वो भी आया हुआ है, उसका भी मन है, उसको हेल्प करो। यू विल सी दैट एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। होना ना होना दैट इज डिफरेंट थिंग, पर चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। हाफ ग्रुप टास्क हुआ, वी डिड फाइनल ग्रुप टास्क एज सेम, और सारे बच्चे फिर से आ जाते हैं एक ग्रुप में, हाफ हो जाती है टीम। तो मतलब असेसमेंट छोटी छोटे सेक्शंस में चलती रहती है, थोड़ा थोड़ा करके। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप हर एक के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपकी थोड़ी असेसमेंट लास्ट में जाके आपको रिकमेंडेशन के पास ले जाएगी। तो फाइनल एफजीटी हमारा हो गया। देन ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, उसमें क्या है, तो व्हेन यू स्टैंड इन योर स्नेक रेस, तो उसमें आप अपना एडजस्ट कर लो कि आपको कहाँ खड़ा होना है। जो भी प्लेस आपको मिले, ऐसा उसका कोई इतना वो नहीं है, कहीं पे भी मिल जाए आप खड़े हो जाओ आराम से। बस द थिंग इज, एक तो वॉर करे बहुत जोर से बोलनी है आपने। अगर कोई बच्चा चुप भी होता है, व्हाट आई यूज्ड टू डू दैट आई एम टेलिंग, कोई भी अगर आपका फ्रेंड कोई भी चुप होता है, टीममेट चुप होता है, जस्ट से वॉर क्राई, पूरा जोश होना चाहिए, गला फट जाए। मेरा हर बार ऐसे ही होता था, गला ऐसे बैठा होता था ना। एक बार तो ऐसे इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में यही हुआ, गला इतना बैठ गया था मैं इंटरव्यू भी नहीं दे पाया करके बात कर रहा था। तो बस अच्छी है, मतलब एक मेमोरेबल चीजें रहती हैं। और स्नेक रेस में यही है कि जोश वोल होना चाहिए, ध्यान रखो, दूसरों को बोलो कि चोट मत खाना, ध्यान रखो उसका, हेल्प देम, पुश करो या पुल करो, जैसे भी आपसे हो, हेल्प करो नीचे उतरने में, चोट ना खाए, ध्यान रखना है। और रूल्स ब्रेक ना हो। आप अगर रूल्स ब्रेक होते हैं, आप खुद बोल दो कि रूल्स ब्रेक हुआ है भाई, थोड़ा ध्यान से, रूल ना ब्रेक करना, रूल्स डू नॉट, मतलब रूल्स फॉलो करते रहो, वो सारी चीजें। क्योंकि जीटीओ सर नोटिस कर रहे हैं कि आपने भी देखा है, जीटीओ सर ने भी देखा है कि रूल ब्रेक कर रहे हैं, पर आप मना नहीं कर रहे उसको रूल ब्रेक करने से। राइट। तो ये चीज दिमाग, मतलब कीप इन ऑल दिस थिंग इन माइंड, और आराम से क्रॉस करते रहो, जोशफुल, चोट ना लगे, और इजी गो में कंप्लीट कर दो। ये सारा स्नेक रेस का था मैम। ठीक है। सो कमांड टास्क कैसा रहा? क्योंकि इसके बाद कमांड टास्क में ये रोल प्ले करता है। तो कमांड टास्क में ये होता है कि आपको एक, मतलब यू आर द कमांडर एट दैट टाइम, आपको 2 सबऑर्डिनेट्स बुलाने होंगे, उनको आपको कमांड देनी होगी, उनके साथ मिलके काम करना होगा। आपको ऑर्डर नहीं देना, आपको मिलके काम करना है।
हम्म, तो आपको बुलाया जाएगा, आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि देखो पीआईक्यू जो फॉर्म भरा जाता है, 2 फॉर्म्स भरे जाते हैं। एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर सर के पास होता है और एक जाता है जीटीओ सर के पास। वो पढ़ते हैं उसको, पढ़ने के बाद उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े, और देन ही गिव यू। मतलब देखो बहुत बच्चों को बॉम्ब वाला मिलता है तो कहते हैं जिसको बॉम्ब वाला मिला तो उसका तो रिकमेंडेशन पक्का। ऐसा नहीं होता, मेरे को बॉम्ब वाला नहीं मिला, मेरे फ्रेंड को मिला था। और जैसे आपको ब्रीफ कर देते हैं कि ऐसे ऐसे यू आर द कमांडर फॉर दिस 15 मिनट्स एंड यू विल कॉल टू योर सबऑर्डिनेट्स, यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क एंड ऐसे ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। तो कॉल योर फ्रेंड, जिसको भी आपको बुलाना है, आपको लगा कि हाँ, नेवर कॉल योर फ्रेंड लाइक ये मेरा पक्का दोस्त है, तो कीप दिस इन योर माइंड कि यार देखो उसको बुलाओ जो पट्टा अच्छे से पकड़ पाए, ही हैज अ गुड स्ट्रेंथ इन हिज हैंड। बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा हैवी सा बुलाओ कि जो उठा के होल्ड कर सके। आप उसको बुला लो, पट्टा उससे पकड़ा नहीं जा रहा, वो टच कर रहा है ग्राउंड में, फिर वो आपका फॉल्ट है कि आपने अच्छे से समझ के उसको नहीं बुलाया। ऐसे दोस्ती अलग चीज है, बट कभी कभी दिमाग प्रैक्टिकली चलना चाहिए, अभी टास्क है। और सेकेंडली दूसरे ऐसे फ्रेंड को बुला लीजिए हुआ है गुड हाइट और ठीक है मतलब थोड़ा हल्का है वेट में, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल। एंड हाँ, तो आप करो जैसे आते हैं, यू हैव टू, जैसे वो आपके सामने खड़े होते हैं उनको पहले हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, एंड अच्छे से बताओ पहले दैट आई एम योर कमांडर और मुझे ये टास्क मिला हुआ है और विद द हेल्प ऑफ योर्स वी विल गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क। तो आई विल वॉट एवर आई विल से जस्ट प्लीज फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। जैसे ऑर्डर नहीं देना, अच्छे से थोड़े हम्बल वे में बोलना है। ये सर तो सुन रहे होते हैं, सब कुछ नोट हो रहा होता है, उनको बताओ। और फिर देन यूज्ड टू से हाँ ठीक है, दिस ऑल आर ऑब्स्टेकल्स वी हैव एंड वी हैव टू क्रॉस दिस विद इन अ टाइम एंड वी हैव दिस मच ऑफ टाइम। मींस एक एक चीज अच्छे से ब्रीफ करो, उसको पूरा बताओ, टाइम क्या है, कैसे करना है, जो मैं बोलूं वही करना, आप मत बोलना, अच्छे से एक रिस्पेक्टफुल वे में। पट्टा बल्ली जैसे कि प्लीज यू पिक द पट्टा, आप इसको यहाँ लगा दो, पहले देख लो ऑब्स्टेकल्स को कैसे है, कहाँ से इजी रहेगा और जाओ पट्टे को वहां पे लगाओ। रस्सी के लिए बोल दो वहां पे, अगर उससे रस्सी नहीं बंध रही तो यू गो, पट्टा बोल दो भाई तू लगा दे, मैं रस्सी बांधने में हेल्प कर देता हूँ। मिलके काम करना है, ऑर्डर नहीं देना। सेम फॉर दिस, उनको पहले जाने दो, लीडर पहले नहीं जाएगा। अगर लीडर आगे चला गया तो उनको कमांड करके कौन भूलेगा, आप भी क्रॉस करके चलते बनोगे आगे। तो पहले ही बी कीप योर माइंड की सबऑर्डिनेट को आगे पहले भेजो कि वो सेफली पहुंच जाए, और यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने जो आइडिया लगाया ना वो खराब नहीं होएगा, ये टूटेगा नहीं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अगर ये लगा दिया है, पट्टा बिल्ला बल्ली फिक्स कर दिया तो ये हिलेगा नहीं। आपका अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ आपके लिए डेंजर में डालने को तैयार है सिर्फ आपके कहने से। तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि कभी कुछ ऐसा हो ही ना, मेरा आइडिया इतना परफेक्ट हो। तो ऐसे ही करना है। ऐसे सेम फॉर मैं, यही हुआ था, मुझे आइडिया नहीं आ पा रहा था, तो ही सेड कमांडर इफ यू वांट टू आस्क फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स यू कैन आस्क। तो आई सेड कि फ्रेंड इफ यू हैव एनी आइडिया प्लीज टेल। तो ही टेल कि ऐसे। तो जैसे उसने ऐसे बोला ना, आई गॉट द आइडिया, मैंने सेम आइडिया इंप्लीमेंट किया, मैंने अंदर उनको करा अंदर, फिर देन आई केम, फिर मैंने वही आइडिया रिवर्स करके लगा दिया दूसरी साइड, क्योंकि सेम ही था, लग के उनको आगे क्रॉस कराया। देन मैं अंदर रह गया था, वो सारे बाहर चले गए थे। ही सेड कि चलो यू डोंट हैव बल्ली नाउ, उन्होंने बल्ली हटा दी, ठीक है, क्योंकि मैंने वो सॉल्व कर दिया था, बल्ली हटी। अगेन आई सेड कि सर ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। मैंने नीचे प्लैंक को लगाया, पीछे रस्सी बांध दी, सपोर्ट मिल गया था, क्रॉस होके निकल गया। बोले अच्छा व्हाट नेक्स्ट यू विल डू नाउ, हाउ वी विल गो आउटसाइड। सो आई सेड दे विल मेक दैट ब्रिज टाइप एंड दे विल पुट द वेट एट द एंड ऑफ इट एंड आई विल इजीली एबल टू क्रॉस। तो ऐसे मैंने जल्दी से जल्दी कर लिया था। ज्यादा डरने का नहीं है, थोड़े से आइडियाज प्रिंसिपल क्लियर करके जाना, हम्बल वे में, एंड सबसे बड़ी चीज खुशी के साथ करना, लेवल ही अलग होता है। बट ऐसे ही मेरा कमांड टेस्ट कंप्लीट हो गया था मैम। सो अभी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज रह गई है तनुज, दैट इज लेक्चरेट। यहाँ पे थोड़ा नॉलेज टेस्टिंग होता है और लोग बहुत पढ़ के जाते हैं। तो तुम्हारा लेक्चर कैसे गया और किस तरह से तुमने प्रिपेयर किया था? मैम लेक्चरेट मैंने, देखो सबसे बेस्ट थिंग इज 2-3, एक ना गूगल पे है टॉपिक, मतलब एक साइट है जीडी टॉपिक्स करके। तो गूगल पे आप लिखोगे जीडी टॉपिक्स तो फर्स्ट या सेकंड लिंक आएगा उसी का। तो उसके अंदर जितने भी करंट के टॉपिक्स होते हैं वो सारे कवर होते हैं। इवन उसके अंदर उसको आप ओपन करोगे, एसएसबीस के लिए अलग से सेक्शन बनाया हुआ है और एक नॉर्मल टॉपिक्स अलग से, जो कि आजकल वर्ल्ड वाइड या नेशन में चल रहा है। ठीक है, तो उस टॉपिक को ओपन करो तो उसमें आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट द कंक्लूजन और क्या करना चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। अगर आपको इतनी सारी चीजें एक जगह पे मिल रही है, आपको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो व्हाई शुड यू लिविंग इट।
और राइट। यही चीज आपके इंटरव्यू में भी हेल्प होगी, आपके लेक्चरेट में भी हेल्प होगी, आपकी जीडी में भी हेल्प होगी, सिर्फ एक चीज पढ़ने से। तो इसी चीज को करो। रही बात लेक्चरेट इज लव, कि मैं पहले ऐसे करता था कि इंट्रोडक्शन दे दिया, मेन पार्ट बोल दिया और कंक्लूजन बोल दिया। अब ये सुनने में तो इजी लग रहा है, बोल देंगे, पर मेन पार्ट में भी आप कितना बोलोगे। तो एक चीज और मैंने ऐड करी कि इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद पॉजिटिव क्या इफेक्ट हो सकते हैं और कैसे ठीक हो सकता है, एट प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। 3 चीजों को मैंने 6 या 7 चीजों में छोटा पॉइंट कर दिया। अगर आप इसके अंदर 3 से 4 पॉइंट भी बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके 3 मिनट आपको ही नहीं पता चलेंगे कहाँ गए, क्योंकि हेडिंग बन गया ना। हेडिंग में तो इजीली 2-2 3-3 पॉइंट बोलो और आगे चलो, तो आपका लेक्चरेट इजीली कंप्लीट हो जाएगा। मेरा जो टॉपिक आया था, वो टॉपिक आया मैम, टॉपिक मेरा आ गया था, हाँ, पोस्ट कार्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, एंड फोर्थ वाज नाटो समथिंग। तो मैं पढ़ के तो सारे चला गया, G20 ये वो, अब आया कुछ भी नहीं इसमें से। तो मैंने चूज किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे को पता नहीं होता क्या, बट एनी हाउ अब ले लिया, अब तो निकलना है इस टास्क में से। राइट। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू हो गया, मैं तो घर से शुरू हो गया कि घर में फाइनेंशियली ऐसे इश्यूज होते हैं, हम उसको ऐसे मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद मैं इंडिया के लेवल पे चला गया, इंडिया के लेवल पे कैसे होता है मैनेज, क्या क्या उससे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड में भी देखो ऐसे। वहां मैंने G20 ऐड कर दिया। ठीक है। ऐसे मैंने कनेक्ट करते ऐसे कर दिया। फिर मैं वर्ल्ड लेवल पे चला गया, फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड लेवल पे, ऐसे कनेक्ट कर करके ऐसे मैं 3 मिनट मैंने कैसे भी करके बोल दिया। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको बुक्स की ही से आपको बोलना है, इफ यू हैव द एक्सपीरियंस है कि थोड़ा बहुत भी आपने सुना हो। मैंने तो नहीं सुना था इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे क्या होता है, तो बस ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, जितना भी मैंने सुना था उसको एक फॉर्मेट में लगा के सारा बोल दिया। पर एक नहीं, कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि खुश होके बोल रहा था। मुझे एक चीज समझ में आया, लेक्चरेट में टॉपिक आए नहीं आए, बट अगर आप खुद से रिलेट कर पा रहे हो और अपनी सब चीजें जितने भी नॉलेज उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप एक वैल्यूएबल लेक्चरेट दे दोगे। दे सकते हैं मैम। तनुज, GTO हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इंटरव्यू हो गया, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कॉन्फ्रेंस, दैट प्लेज अ ह्यूज रोल, बिकॉज आप सारे ऑफिसर्स एक ही जगह पे बैठे होते हैं, दैट इज द अल्टीमेट प्लेस जहाँ पे सब चीजें डिसाइड हो रही है। सो कॉन्फ्रेंस कैसा गया? यस मैम, कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा था। सुबह रेडी शेडी होके पूरा सूट सा मैंने पहन के भगवान का नाम लेके मैं गया, और हम सारे एक ही शेड के नीचे बैठे थे। हमें वहाँ पे बैठा दिया अंदर करके, एक एक करके हम जा रहे थे। नंबर्स बता दी कि इतने से इतने बच्चे इस टाइम बैठेंगे यहाँ पे, बाकी सारे बाहर। जैसे नंबर आया मेरे आने से, देखो ये भी बोलते हैं कि जिसके में ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो तो रिकमेंड है ही है, जिसमें कम टाइम लग रहा है तो रिकमेंड है ही नहीं। देखो देयर आर मेनी थिंग्स, SSB के अलावा भी उनके पास कहीं ना कहीं से ऑर्डर्स आ सकते हैं, तो मे बी वो डिस्कशन हो रहा हो या कुछ और चीज के लिए डिस्कशन हो रहा हो, तो आप नहीं कह सकते कुछ भी। तो मेरे टाइम पे अराउंड 15 मिनट्स का मेरे को वेट करना पड़ा। तो आई वाज सिटिंग, मैं अंदर बुलाया, मैं जैसे एंट्री करी, राइट साइड में मुझे ना मेरी फोटो दिख गई, मेरी और स्माइल बड़ी होगी क्योंकि मेरी पासपोर्ट साइज में फोटो थोड़ी वाइड है, तो उसको देख के मैं और खुश हो गया। मैं बैठा आराम से कंफर्टेबल होके, एंड सारे ऑफिसर्स मेरी तरफ, बड़ा अच्छा लग रहा था वो ऑलिव ग्रीन देख के। मैं बैठा, प्रेसिडेंट सर ने मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, दैट व्हाई यू आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब, या तेरी MCA कंप्लीट हो गई या नहीं हुई। तो मैंने आई गेव द वैलिड आंसर्स, रिलैक्स होके बिल्कुल अच्छे से कंफर्टेबल। एंड फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, टेल मी हाउ वाज योर परफॉर्मेंस दिस टाइम एज कंपेयर्ड टू द अर्लियर। तो आई टोल्ड सर कि पहले मैं प्रैक्टिस नहीं करके आया था, मेरे प्री कंसीव्ड आइडियाज थे, मैंने उसको छोड़ के इस बार मैं नेचुरल तो मुझे दिख रहा है, मैंने उस पे किया, प्रैक्टिस किया। फिर मैं साइकोलॉजी के अंदर मैंने विद इन अ टाइम किया। इंटरव्यूइंग ऑफिसर और SB साइड में सर बैठे थे, एंड इंटरव्यू में मेरा अच्छा गया, जो मुझे आता था मैंने सब बताया अच्छे से कॉन्फिडेंटली। एंड GTO में भी मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया एज कम्पेयर्ड टू प्रीवियस वन, सारी चीजें मैंने एक एक पे ध्यान दिया। एंड ही सेड ओके टेल मी, इन GTO वर यू वर लाइक अ लीडर और अ सबऑर्डिनेट। मैं सर इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जिस टाइम मुझे लीडर बनना चाहिए था आई वाज एक्टिंग लाइक अ लीडर, और जिस टाइम मुझे सपोर्ट के लिए खड़ा होना चाहिए आई वाज सपोर्टिंग। बोले हाउ? मैं सर देयर वर सम ऑफ द टाइम्स कि बच्चों को आइडिया, मेरे ग्रुप में आइडिया नहीं है तो आई वाज गिविंग द आइडिया, आई वाज एक्टिंग एज अ लीडर। एंड देयर वाज सम ऑफ द टाइम कि बच्चे को आइडिया आ रहा है बट ही वाज कुडंट एबल टू इंप्लीमेंट इट, सो देयर आई वाज हेल्पिंग इन टाइंग द रोप, और पास करने में मैं हेल्प कर रहा हूँ, पट्टा बल्ली लगवा रहा हूँ, और आखिरी आगे जाके गाइड भी कर रहा हूँ।
तो these all are the things I was doing like support. Okay, so then again, खाना कैसा था, मजा आया, enjoyed मैं ये सब बोल के all the best for your results, so you can go. तो मैं गया smartly एक अच्छे स्माइल के साथ, फिर मैं चेस्ट अप करके गया, फिर मैं वहाँ वेट किया शेड के अंदर जाके। तो वो वेट चल रहा था और आई थिंक अराउंड 1 या 1.5 घंटे बाद हमारा रिजल्ट्स आया, वो भी जहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग हुआ, तो ऑडिटोरियम में हमें अंदर बैठाया गया। तो हम नहीं कर रहे थे कि चलो होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो बोले चलो अब तो बन चुका है, जो भी होगा फेवर में होगा नहीं होगा देखते हैं। तो देयर वाज 6 कैंडिडेट्स हु गॉट रिकमेंड फ्रॉम आवर बैच। तो मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनसीसी के अंदर सिर्फ रिकमेंडेशन होगा ही नहीं। देखो एक ये भी एंट्री है, होने को यहाँ से हो जाएंगे, पर देखो आप उनको उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करके दिखाओ तो वो क्यों नहीं लेंगे आपको। बिल्कुल। अब मेरे बैच में भी से तो 6 बच्चे रिकमेंड हुए, सबसे ज्यादा आईएएस इस बार पहली बार हुए कि एनसीसी से 6 बच्चे रिकमेंड, वो भी एक बैच से। मेरे नेक्स्ट बैच में 4 बच्चे रिकमेंड है, उससे पहले में 3 होके गए हैं किसी में, बाकी बोर्ड में से एक हो रहे हैं, पर हमारे बैच में से बहुत सारे हो रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप अच्छा परफॉर्म करो, आप ये चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, हमें कितने सारे हैं, उस पे कुछ नहीं है वो सारी चीज। भाई आपका काम है सिर्फ परफॉर्मेंस पे परफॉर्म करना, उस पे काम करो, आप भी रिकमेंड होंगे। इफ यू वांट ओनली 1 सीट, आपको 45 से क्या मतलब, आपको सिर्फ एक चाहिए ना, वो एक के लिए मेहनत करो। तो रिजल्ट्स आए, सर बैठे, सर वाज वेरी स्मार्ट, एक ऐसे यूनिफॉर्म पहनने के बाद तो सब बिल्कुल बहुत स्मार्ट लगते हैं, वो सर लग रहे थे। बैठे, सर ने बोला सबसे पहले चेस्ट नंबर 5, तो मैं चलो होप फॉर द बेस्ट, देखते कितना नाम आता है। फिर एक और बच्चे का चेस्ट नंबर 15 बोला आई थिंक, फिर ही सेड चेस्ट नंबर 10, चेस्ट नंबर 10 मेरा था। मैं ऐसे खड़ा हुआ, तो बोले कि टेल मी योर रोल नंबर। मैं थोड़ा सा ना उस फेज में चला गया था, वो सारी चीजें ना 10 सेकंड के अंदर मेरी आंखों के आगे से आ गई थी कि मैं 4 एसएसबी एनसीसी कैसे ज्वाइन करी थी, मतलब वो सारा फेज ना 1 सेकंड के अंदर आपकी आंखों के आगे से दिख जाता है। वो मेरे फेज एकदम से शुरू हो गया। सर बोले कि सर ने बोला फिर से टेल मी योर रोल नंबर, चेस्ट नंबर 10। फिर मैंने बताया, मैं गया, मैं बहुत खुश था कि फाइनली वो चेस्ट नंबर के ऊपर मेरा प्लस आ गया। आज मेरा दिन था। फिर हम टोटल 6 बच्चे रिकमेंड हुए, बाकी उन्हें सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया। हम आपस में थोड़ा बहुत इमोशन हो गया, फिर मैं फटाफट भागा, मैंने मम्मी को कॉल किया, फिर उसके बाद वो थोड़ा इमोशनल हो गए सारी चीजें देख देख के, और एक बहुत अच्छा माहौल हो गया था कि हाँ जी। सो तनुज, जब रिकमेंडेशन हो गया और जब मेरिट लिस्ट आई और जब तुमने देखा ऑल इंडिया रैंक 3, सो व्हाट वाज द फीलिंग, एंड घर वालों को मतलब हाउ डिड यू सेलिब्रेटेड इट? देखो मेरे रिकमेंड होना ठीक था कि चलो वो भी एक बहुत खुशी की बात थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरिट में ऑल इंडिया रैंक 3 आ जाऊंगा। तो आई वाज गोइंग टू द जिम शाम के टाइम पे, आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, मैं यार पता नहीं मेरिट कब आएगी, लड़कियों की तो आ गई, हमारी नहीं आई। पर उसी थोड़ी देर के बाद ना बच्चे व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने अपने रैंक भेजने लगे, 28, 30, 25। मैं ये कैसे हो गया, मैंने फटाफट अपना पोर्टल खोला, उसमें ना मैंने ऐसे स्लाइड किया, उसमें दिखा था मेरिट में मेरा लिखा हुआ 3। मैं यार 3 में यकीन नहीं हो रहा। मैं तो ये सोच के गया था ये भगवान थोड़ी सी ना ऊपर नीचे आ जाए, मेरी 15, 18, 20 से ऊपर कहीं आसपास यहाँ मिल जाए, पर ऑल इंडिया रैंक 3 में बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर 5 या 6 मिनट के बाद मैं यार लिस्ट आएगी, मैं तभी यकीन करूंगा, और लिस्ट भी आ गई। और लिस्ट जब मैंने खोल के देखी तो मैं नहीं यकीन कर पा रहा था कि ऑल इंडिया रैंक 3, मैं सच में ऑल इंडिया रैंक 3 हो गया। तो बहुत अलग था फेज। फिर से वही चीज मेरे सामने आ गई, 4 अटेम्प्ट्स दिए, रिटर्न नहीं मेरे से आज तक निकला, फाइनली रिकमेंडेशन हुआ, अभी ऑल इंडिया रैंक 3 हुआ, तो एक लेवल ही बहुत अलग था। और पेरेंट्स के लिए तो बहुत प्राउड चीज थी कि फाइनली करा उसके बच्चे ने, एक लेवल ही बहुत अलग होता है। तो यही है कि कभी हिम्मत मत हारो, अगर आपने शुरुआत कर ली है, सोच के शुरुआत करी है, तो कभी ना कभी उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा। रुकना नहीं है बस बीच में, थोड़ा मन उदास हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा कंट्रोल करो, पर जिस दिन तुम लगोगे ना ये सारी चीजें वर्थ इट होगी उसके लिए, और जो कि मेरे साथ भी हुआ ऐसे ही। यही था मैम। So Tanuj, moving to the end of this session, so your journey is something which I literally enjoyed. So anything you want to suggest to somebody who is like trying their best to clear the SSB and they are listening you through this interview, so anything you want to suggest them? I will say कि मैम एक तो देखो, एक ना खुशी से करो, कोई भी चीज करो। दूसरी चीज, आप एक जो भी चीज कर रहे हो उसको एक बार आप समझ लो कि क्या आप वो सही तरीके से कर रहे हो या गलत तरीके से, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से ही करते रहोगे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि गाइडेंस हर बच्चा देता है, बट इट्स ऑल अबाउट समझने पे, समझ किसको कैसे आता है, बस समझने का तरीका एक बार आप समझ लो, फिर उसको प्रैक्टिस करो। मैं कह रहा हूँ बहुत इजीली एसएसबी निकलेगी।
क्योंकि सबने एसएसबी के रिगार्डिंग बहुत मिथ्स बनाया कि इतना डिफिकल्ट होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक एक चीज पे फोकस करो, खुशी से करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, चीज अपने आप बहुत फ्लो में निकलेगी। क्योंकि ये सारी चीजें प्रेशर के अंडर आने के बाद ही आप चीजें अपनी खराब कर देते हो। तो प्रेशर नहीं होगा तो चीजें ऑटोमेटिकली उभर के आएंगी। So Tanuj, it was wonderful talking to you. एंड मुझे लगता है ये इंटरव्यू काफी हेल्प करेगा। बहुत सारी माइन्यूट चीजें भी हमने डिस्कस करी जो कि मेरे को लगता है जो लोग एसएसबी के लिए जाते हैं, जो कैंडिडेट एसएसबी के लिए जाते हैं, वो रियलाइज कर पाएंगे अपनी मिस्टेक्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts and what kind of videos you want in the upcoming episodes of Defense Roger. Follow for more such content. Jai Hind.